नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी सिंगापुर जैसे भारत में कई बना करके क्या करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत में सैकड़ों स्मार्ट सिटी भी बनाए हैं और नरेंद्र मोदी ने भारत में तमाम सारे गरीब लोगों के खाते में 15 लाख रुपए भी डाले हैं। नरेंद्र मोदी ने हर साल इस देश में 2 करोड़ से अधिक रोजगार भी दिए हैं और नरेंद्र मोदी ने न जाने क्या क्या किया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी सिंगापुर गए, सिंगापुर में जाकर के बोलते हैं कि मैं भारत में सिंगापुर जैसे कई वो बनाना चाहता हूं। अब भारत में कई सिंगापुर वो बनाना चाहते हैं, एक सिंगापुर की नकल भी करने की स्थिति में नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ बनाया था, पेरिस की तर्ज पर बनाया था और वो बेहतरीन सिटी आज भी एक शानदार सिटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद जो 100 स्मार्ट सिटी पहले किस्त में बनाने का किया, उसमें चंडीगढ़ को बर्बाद कर दिया। जो चंडीगढ़ स्मार्टेस्ट सिटी इन इंडिया होता था, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया होता था और नॉन पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया होता था, वह चंडीगढ़ आज सबसे प्रदूषित शहरों में से, गंदे शहरों में से और स्मार्ट तो रहा ही नहीं। यानी नरेंद्र मोदी यदि कह दे तो वही चीज बर्बाद हो जाए। तो अब सिंगापुर बनाने की बात कह रहे हैं हिंदुस्तान में, उसकी स्थिति होगी। याद करिए वाराणसी में जब गए लड़ने तो वहां पर क्या कहा था कि वाराणसी को क्या बनाएंगे, और वाराणसी को बना क्या दिया वह देखिए। आज वह गंगा जिसे उन्होंने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है, अभी इलेक्शन के दौरान कहा कि मां गंगा ने तो मुझे गोद ले लिया है और न जाने क्या क्या कहते हैं। वही गंगा सबसे गंदी वाराणसी में हो गई। अब आप यह समझ लीजिए, इस तरह बर्बाद करते हैं। यह हालत है कि आज देश में कोई चीज सुरक्षित नहीं। जब वो कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो आज देश सबसे असुरक्षित है। इसके उदाहरण दे देता हूं। आज चीन भारत के अंदर घुसा चला आ रहा है, 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा घुस चुका है। बांग्लादेश जैसा देश जो बुरी तरीके से इस समय अपने आंतरिक समस्या से जूझ रहा है, उसका प्रभाव हमारे देश के तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे यहां रोज बरोज साजिश रच रहा है, उससे हमारे जम्मू कश्मीर और पंजाब में लगातार तमाम आतंकी घटनाएं, तमाम दूसरी घटनाएं हो रही हैं और देश अशांति में है। जहां मणिपुर लगातार जले जा रहा है और वहां हालत खराब है, और जो स्मार्ट सिटी कथित रूप से बनाए थे, वो शहर आज सबसे बदहाली की हालत में है। पहली बार यह हालत होती है कि देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है और जब थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है, लोग मर जाते हैं। 1 दर्जन लोग डूब के मर गए। अब आप सोचिए क्या हालत करी है नरेंद्र मोदी। और यही नहीं, गुजरात में इस समय बाढ़ आई हुई है। बड़ौदा में मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने बताया कि पीने के लिए पानी नहीं था वहां,
तो उन्होंने अहमदाबाद में अपने किसी मित्र को फोन किया, उन्होंने गाड़ी से पानी पीने वाला भेजा, क्योंकि बाकी सारा पानी इतना गंदा हो गया। यह हालत है। तो यह गुजरात मॉडल और सारे मॉडल की यह दशा है। देश के अंदर औद्योगिक क्रांति लाने की बात कही थी, आज देश के उद्योग बर्बादी में चले गए। स्थिति देखिए, जिस महाराष्ट्र में उनका जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था तो बॉम्बे स्टेट होता था, और स्थिति है उसी बॉम्बे स्टेट में जो इंडस्ट्रीज आ रही थी वो इंडस्ट्रीज वहां से छिन गई और चली गई गुजरात। यानी महाराष्ट्र के लोगों से छीन लो, गुजरात को दे दो, क्योंकि गुजरात में चुनाव। अब वहां महाराष्ट्र में जाके बड़े बड़े वायदे करते हैं। जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से हुआ। कश्मीरी पंडितों से तमाम वायदे किए थे, आज तक उन्हें ठेंगा सिर्फ मिला है। और बाकी कश्मीर की बात की थी जो जम्मू कश्मीर की, न वहां उद्योग लगा है कोई, न ही कुछ और हुआ है। बस एक काम हुआ है कि वहां की जमीनों पे, संपत्तियों पे और तमाम संसाधनों पर कब्जा अदानी अंबानी जैसे तमाम जो मोदी के चहेते गुजराती हैं उनका हो गया है। यानी उस पर भी कब्जा करने का काम। और वहां आतंकवाद मुक्त करना था, तो स्थिति है कि वहां रोज बरोज आतंकी घटनाएं हो रही हैं। आज भी एक सैनिक वहां शहीद हो गया। अब आप सोचिए, रोज मरने का दौर जारी। पुलवामा जैसे हादसे नरेंद्र मोदी के ही समय में होते हैं। यह हालत की है। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बर्बादी की कहानी लिखी गई है, वहां के किसानों की, वहां के मराठवाड़ा क्षेत्र की, वहां के विदर्भ की और तमाम जगह। न पीने का पानी, न कुछ न कुछ। लूट मची है। जिन शिवाजी महाराज को वहां भगवान की तरह से पूजा जाता है, उन शिवाजी महाराज की प्रतिमा में भी मोदी भ्रष्टाचार करते हैं, और उसका नतीजा होता है वो चंद दिनों में, यानी 8 महीने में, लगाने के 8वें महीने में गिरती है और टूट के खंड खंड हो जाती है, धरती में चूर हो जाती है। इतना बड़ा अपमान होता है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में लगाई थी, वो आज भी वैसे ही अक्षुण्ण खड़ी है। यह हालत। यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई। शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में वो मूर्ति गिर जाती है। और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी, इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है, भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा बन के दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी। इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। आज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में थे, कोल्हापुर में हो गए थे, और वहां शिक्षा की क्रांति करने वाले उस परिवार के साथ खड़े थे जिसने वहां के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों सबको शिक्षा देने पे काम किया। और वहां जाकर के उन्होंने कदम साहब की उस प्रतिमा का अनावरण किया
और उनका सम्मान किया और वहां बोले। तब राहुल गांधी ने बताया कि कैसे वो क्या करना चाहते, किस तरीके से वो देश को एक धागे में पिरोना चाहते और नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस देश को तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तब कांग्रेस के सिपाही खड़े होकर के उनसे मुकाबला कर रहे हैं। बड़ी बात। देश के कोने कोने में ये लोग नफरत फैलाते हैं और ये नई चीज नहीं है, ये सदियों से कर रहे हैं और ये विचारधारा की लड़ाई भी पुरानी है। आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। इससे पहले यही लड़ाई फूले जी ने लड़ी, यही लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी। विचारधारा उनकी और हमारी मिलती है। उनकी विचारधारा में और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। चाहे वो अंबेडकर जी हों, शाहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, फूले जी हों, अगर आप उनको पढ़ें, उनके आइडियाज को देखें, समझें, तो आपको पता लगेगा कि फूले जी के आइडियाज, अंबेडकर जी के आइडियाज, शिवाजी महाराज के आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज है। और चुनाव में हमने साफ कह दिया कि लड़ाई विचारधारा की है। तो यह भी देखने को मिला। उधर आप देखिए, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहां के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी और आरएसएस, बीजेपी नफरत का बाजार लगाती है। नफरत का बाजार उसने उदयपुर में लगाया था। याद करिए, राजस्थान के उदयपुर में चुनाव के पहले। क्यों? जिससे कि उस नफरत का फायदा चुनाव में लिया जा सके। टेलर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी, लाइव हत्या की गई थी, उसके वीडियो फुटेज मौजूद है। जब गहलोत सरकार ने उस पर कार्रवाई की तत्काल, तो मोदी ने तुरंत अपनी एनआईए भेज दिया और कहा नहीं, इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन है, इसलिए हम जांच करेंगे। और जांच के बाद जो चार्जशीट करी और सब कुछ किया, जबकि गिरफ्तारी और सब कुछ कर चुके थे गहलोत, तो जांच ले लिया और जांच के बाद में जो चार्जशीट दी उसमें इतना कमजोर केस को बना दिया कि आज वहां के हाई कोर्ट ने, राजस्थान के हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है, कहते हुए कि पर्याप्त सबूत नहीं। सोचिए, जिसमें लाइव कवर हुआ हो उसमें पर्याप्त सबूत नहीं है। यह यदि अदालत कह रहा है, क्यों कह रहा है? क्योंकि वो हत्यारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, आरएसएस से जुड़े थे, इसलिए। उधर देखिए, इसी तरीके का किस्सा जम्मू कश्मीर में हुआ था। वहां अमरनाथ के यात्रियों के साथ जो उनके मारने की और सबकी साजिश रची गई थी, वो तो कहिए वहां के गांव वाले, मुस्लिम गांव वाले, उन्होंने समझ लिया और उन्होंने उन्हें पकड़ा दिया। मजबूरन उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, तो पता चला वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, अध्यक्ष था वो। तो इस तरह की स्थिति होती। इसी तरीके की साजिश पालघर में रची गई थी और तमाम जगह देश में रची गई। हमने देखा तमाम सारे देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले लोग और पाकिस्तान आईएसआई के लिए मुखबिरी करने वाले लोग भाजपा आरएसएस के थे। आरएसएस से जुड़ा हुआ वह साइंटिस्ट था जो तमाम सारे दस्तावेज लीक कर रहा था, पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कर रहा था। अभी गाजियाबाद में ही सजा हुई है उस सैनिक को जो जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए, आईएसआई के लिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की साजिश ये रचवाते हैं और करते हैं। तो यह मोदी और उनका वो है, और ये कोई भी मुसलमान नहीं थे। लेकिन वो जो हत्यारे थे जिन्हें आज बरी किया जा रहा है, वो मुसलमान।
और आप याद करिए पुलवामा अटैक के बाद में वो जो डीएसपी पकड़ा गया था जिसके पास से असलह और सब कुछ बरामद हुआ था, उस पर एनआईए ने कैसे जमानत दे दी और वो केस ठंडे बस्ते में पड़ा है, कोई नहीं पूछ रहा है। तो मोदी और उनकी पूरी पार्टी साजिश का खेल करती है। तो आजकल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ साजिश रचने का काम चल रहा है, कैसे उनके बारे में झूठ फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए क्या खेल किए जा रहे हैं चुनाव के दौरान। क्यों? क्योंकि जिससे चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन जनता है कि इन्हें सबक दे रही है, महाराष्ट्र में भी दे रही है। महाराष्ट्र में अपनी राष्ट्रपति तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू किस तरीके से जाके वहां बेशर्मी के साथ भाजपा के प्रचार का काम कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। किस तरीके से कुछ योजनाएं लॉन्च करके और साजिश रची जा रही है जो चुनाव आयोग से हेल्प लेकर के, क्योंकि चुनाव, राहुल गांधी कहते हैं सारी संस्थाओं में, जांच एजेंसियों में आरएसएस बीजेपी के लोग भर दिए गए, वही नतीजा है। तो उन्हें वो पूरा मौका दिया गया, इसीलिए साथ में चुनाव नहीं कराया गया। लाडली बहना जैसी तमाम योजनाएं बना के भाजपा को जिताने की साजिश रची जा रही। इधर आप देखिए जम्मू कश्मीर में ऐसे ही खेल चल रहे, लेकिन जनता सबक दे रही। जम्मू कश्मीर में भी अब जनता कह रही है कि ये झूठे हैं, और अब कश्मीरी पंडित भी कह रहे हैं कि हमारे साथ छल किया गया है, धोखा किया गया है, हमें ठगा गया है। इसी तरीके से कश्मीर के बाकी लोग कह रहे हैं। इधर हरियाणा में स्थिति है, जितने गद्दार थे दूसरी पार्टियों के उनको टिकट दिया गया है, जितने परिवारवादी थे उन्हें टिकट दिया गया है, और जो भाजपा को आज इस स्थिति में लेकर आए थे कि जो सत्ता तक लाए थे उनको दरकिनार कर दिया गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। भारतीय जनता पार्टी के 80 के करीब नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में मंत्री नहीं, कविता जैन कहती है कि अब जो है इस पार्टी में कुछ नहीं बचा है। हालात ये हैं, ओबीसी मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस्तीफा दे देता है कि यह असल में पार्टी कारपोरेट की हो गई है, अब वो विचारधारा नहीं रही। वहीं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी इस्तीफा दे देता है, कहता है यहां सिर्फ साजिश वालों को दिया जाता है। और इसी तरीके से भाजपा का एक विधायक भी इस्तीफा दे देता है, क्योंकि उसके साथ भी साजिश होती। तो साजिशों का खेल भाजपा करती है, आरएसएस करती है, और वो सिर्फ विरोधी दलों के नहीं बल्कि वो साजिश करती है अपने लोगों के भी साथ। और जब कोई आवाज बनता है तो उसके यहां ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड होती है, और ये सब लूट के किसको दिया जाता है? अडानी अंबानी को। इसीलिए अब अडानी को इतना पैसा कमवा दिया गया है, सबसे बड़ा रईस बनवा दिया गया है कि अब वो पैसे का विदेश में इन्वेस्ट करें, जिससे यदि कोई मौका पड़े तो धीरे से खिसक ले। तो अब विदेशों में इन्वेस्ट करने का काम शुरू हो गया है। तो यह है, आप मोदी के गेम को देख लीजिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाते हैं, वो बुरनोई जाते हैं, जो हरदोई से भी छोटा है, जो लखनऊ से भी छोटा है, जो सीतापुर से भी छोटा है, इवन बगल के और कोई डिस्ट्रिक्ट अमेठी से भी छोटा है, वहां जाते हैं, वो सिंगापुर जाते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं। देश को कुछ नहीं मिलने वाला, देश का लुटाने जाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर और जो दूसरे समझौते करने जाते हैं उसके जरिए अडानी को लाभ देना है, अडानी का धंधा तैयार करना है, इसलिए जाते हैं। तो यह मोदी मॉडल है, यही गुजरात मॉडल है। जय